जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी के लिए एकदम सटीक पर्यावरण अध्ययन का दोस्तों आंसर की यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, पूरा आंसर की दोस्तों शुरू से अंत तक मिलाइएगा। यहाँ पे हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है ये यन सीरीज है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं सॉरी, ये जे सीरीज हमारे पास है और इसी से आप पूरा अपना मैच कराइएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न दोस्तों हर एक जो भी बुकलेट सीरीज होता है, चाहे आपका एन हो यम हो कुछ भी हो, सबका दोस्तों क्वेश्चन वही रहता है, बस थोड़ा से आगे पीछे करके क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न दोस्तों जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्या या सर्वेक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो चर्चा और क्या है? प्रदर्शन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का जो समग्र तरीका होता है वो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो और शिक्षकों का अवलोकन। तो वह व्यापक मूल्यांकन दोस्तों क्या होता है आपको बता दें एक बार फिर से कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का जो समग्र तरीका होता है क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन। और जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक जो है ईवीएस व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एकदम सटीक आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें तो आप समूह कैसे बनाएंगे? परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूह बनाएंगे, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे, लिंग समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे और 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। तो आप चाहते हैं कि छात्र जो है सहपाठित शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें तो उसके लिए आप क्या करेंगे? भागीदारी भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन एक दे रखा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। वहीं बी दे रखा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही है? तो इसके दोनों ही कथन जो हैं आपको यहाँ पे दे रखा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, बिल्कुल सही। उसके अलावा जो सेकंड है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोनों ही इसके राइट जवाब हैं, कथन ए और बी दोनों ही सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला जाता है। तो इसका दोस्तों जो राइट जवाब है आपको बता दें कि थीम जो है परिवार और मित्र ईवीएस में एक क्या होती है? प्रमुख थीम होती है, आपको पता है। और पौधे और जानवर को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। आप सभी को पता है कि मुख्यतः 6 थीमों का अध्ययन पर्यावरण में किया जाता है, उसी में से एक थीम जो है परिवार और मित्र है। और परिवार और मित्र के अंतर्गत ही पौधे और जानवरों का उप थीम के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं पे थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला जाता है, ये भी सही है। तो इसका भी राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का
पता लगाने के लिए कहना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परीक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो निम्नलिखित में कौन सी रणनीति जो है भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? पूछताछ को बढ़ावा, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। बिल्कुल सही, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? भोजन, पदार्थ, आवास, परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास, यात्रा या चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, मौसम, पानी, यात्रा। तो दोस्तों थीम से दोस्तों रिलेटेड अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों इस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, थीम मुख्यतः 6 होती है और उसमें से आवास, यात्रा, चीजें जो हम करते या बनाते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? आपके थीम होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कथन 1 तथा आर को ध्यान से पढ़े, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कथन 1 है कि रेशम का कीड़ा अपने मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। बिल्कुल सही। वहीं पे दूसरा है कि कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि दोनों कथन ए और आर सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण या फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है। निम्नलिखित में से कौन सी चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। तो याद करना एक गलत है, जबकि आपके जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 15 ग्राम प्रति लीटर है तथा आयतन जो है 3 मिलीलीटर है। तो दोस्तों द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, घनत्व में आयतन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका क्या है द्रव्यमान निकल के आ जाता है। तो इसका 12 तिहाई 36, तो इसका द्रव्यमान क्या निकल के आएगा दोस्तों? 36 ग्राम। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। वहीं पे अभिकथन दे रखा है कि हम अधिक ऊंचाई के तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। वहीं कारण दे रखा है कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो अभिकथन दिया गया है ये बिल्कुल सही है कि हम अधिक ऊंचाई के तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना को पका सकते हैं, लेकिन अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, ये गलत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दूसरा होगा कि ये सत्य है, लेकिन आर जो है वो क्या है दोस्तों? असत्य है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलता है, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलता है, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलता है, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलता है। तो डॉक्टर मरीजों में मलेरिया रोग की पहचान करने के लिए खून की जांच करने का निर्देश देते हैं। तो उससे क्या पता चलता है? खून की जांच में दोस्तों क्या पाया जाता है? उसमें मादा मच्छरों के अंडों की उपस्थिति का पता चलता है। तो इससे जान जाते हैं कि इसको क्या हुआ है? मलेरिया रोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न नेक्स्ट है कि पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है?
बीबर है, कलचिड़ी है, शकरखोड़ा है या दर्जिन पक्षी है? तो ये कौन सी पक्षी है? बीबर पक्षी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर पर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित की जाती है? पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, परिकल्पना, परिमाण निकालना, अभिव्यक्ति, अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना और पर्यावरण के प्रति क्या है? संवेदनशीलता। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यह पूछा रहा कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टरों के रूप में उनके अनुभव का वर्णन, इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीके को समझना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? आपको बता दें कि इसका कथन जो एक दे रखा है ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को क्या देता है? चुनौती देता है। वहीं आपको बता दें कि उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक और उनके सामने आने वाली कठिनाइयां उससे निपटने का तरीका। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। वहीं कथन बी है कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो दोस्तों दोनों ही सही है, ए और बी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो किसका भाग है? तेलंगाना का। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ईवीएस शिक्षिका को अपने छात्रों में से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्या सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न क्या है? विश्लेषणात्मक है, काल्पनिक है, अभिसारी है या तथ्यात्मक है? तो यह प्रश्न क्या है दोस्तों? एनालिटिकल क्वेश्चन है, एक प्रकार का विश्लेषणात्मक है प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन एक है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। तो ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन पे बहुत करीब हैं। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है? जो कथन एक दे रखा है एक गलत है, जबकि कथन आपका जो सेकंड है बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा दोस्तों? राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायक करती हैं। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में से एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों का ध्यान पूर्वक पढ़ें, सही विकल्प का चयन किए। कथन एक है कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब दोनों कथन ही क्या है? बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा रहा है कि कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षक
एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपदेश से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट जवाब सभी राइट हैं दोस्तों, बल्कि एक ही क्या है गलत है। जहां पे याद करने की बात आ जाए वो नेगेटिव हो जाता है, तो उसके अलावा बाकी सभी क्या है सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल है? प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति करना, अनुमान, प्रयोग, अवलोकन, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है दोस्तों कि जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही है? सही उत्तर चुनें। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। एक समुदाय आधारित है जो कि जल संचयन करने की क्या है प्रणाली है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। वहीं चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। जानवरों को परिभाषित करो। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर इसका जानवरों को परिभाषित करना उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, कौन सा उपयुक्त नहीं है? जानवरों को परिभाषित करना ये उपयुक्त नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है और आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल पर तैरने लगा। नींबू जल में 2 भागों में टूट गया। नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। नींबू जल में डूब गया। तो नींबू जल में तैरने लगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि अल-बिरूनी के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर दिए। 1000 से भी ज्यादा साल पहले वह भारत आए थे। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनने की तकनीक की प्रशंसा की। अल-बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे तो दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन दिया गया, उसने भारत के उस तालाबों के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि उन्होंने तालाबों के बारे में तकनीक की बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रशंसा की है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था। यह तालाब आज भी प्रयोग में होते हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत। यहाँ पे आपको सही कथन नहीं चुनना है, गलत कथन चुनना है कि यह तालाब आज भी प्रयोग में है, यह गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही, एक तो बिल्कुल सही हो गया। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। बिल्कुल गलत। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्तों को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। ये भी गलत है।
वहीं श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज करने के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही। इसका दोस्तों आपको बता दें ए और डी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा।